हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस वैकल्पिक विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और थोड़ा बहुत हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये सब्जेक्ट, किस तरह से ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। देखिए भाई, सब्जेक्ट का नाम जैसा आपको पता ही है, नाम है राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोकप्रिय रूप से इसको PSIR के नाम से जानते हैं। ये एक बड़ा लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर सब्जेक्ट है यूपीएससी के अंदर। और अब तक ये माना जा रहा था कि इंग्लिश मीडियम के अंदर इसमें बड़ा स्कोर होता है। ये मिथक टूट चुका है, हिंदी मीडियम के अंदर भी इसमें बड़ा स्कोर हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जीएस के ऐसे टॉपिक्स है जो ये सब्जेक्ट कवर कर रहा है। उदाहरण के लिए, जो आप भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, वो पूरा इसके अंदर कवर होगा। जो आप गवर्नेंस के टॉपिक पढ़ते हैं वो इसके अंदर कवर होंगे। जो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR पढ़ते हैं वो इसके अंदर कवर होगा। इसका बहुत बड़ा पार्ट आपको एथिक्स, जो पेपर नंबर 4 है, याद रखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नीति शास्त्र, जो आपका चौथा पेपर है। IR यानी कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में बात है, पेपर के अंदर ही शामिल है। गवर्नेंस और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे। और हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ये ऑप्शन सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं हिंदी मीडियम के अंदर। एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से हिंदी मीडियम के अंदर ये सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है मुल्क IAS में। और बाकायदा आपको एक एक टॉपिक ढंग से कवर कराया जाएगा जो सिलेबस के अंदर है। और साथ साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी क्लास के अंदर डिक्टेट वगैरह सारा कुछ कराया जाएगा। ये इस हमारी रूपरेखा है कि किस तरह से हम इस सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। आज राजनीति विज्ञान से संबंधित एक महत्वपूर्ण अवधारणा के विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। और वो बात क्या है, वो सब्जेक्ट क्या, वो टॉपिक क्या है, वो अवधारणा क्या है। वो अवधारणा है उदारवाद। वो अवधारणा है उदारवाद। आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उदारवाद। और जब आप अपने सिलेबस को देखते हो, याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी तैयारी करो, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो, तो उसके सिलेबस को बहुत ढंग से आपको देखना है। सिलेबस को नजरअंदाज करके आप बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते। तो आपको सिलेबस में दिखेगा उदारवाद, सिर्फ इतना लिखा है उदारवाद, लेकिन हमको इसका निचोड़ निकालना है। उदारवाद की क्या परिस्थितियां थी, कैसे उदारवाद जो है उत्पन्न हुआ, ओरिजिन क्या हुआ उसका, उसका जन्म कैसे हुआ, उदारवाद की विचारधारा कहती क्या है, इसके बारे में हमें देखना है। उदारवाद की विभिन्न प्रकार के जो वर्ग हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो ये सारे के सारे, जिसको आप कह सकते हो कि भीतर जाकर हम इसका विश्लेषण करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर इसका प्रश्न हल करने में बड़ा सहज महसूस करो। इसका प्रश्न जितना सहजता से आप हल करोगे, उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा अंक के विषय में। जो आपको बेनिफिट होने वाला है, जो मार्क्स के विषय में बेनिफिट होने वाला है, वो ऐसे होगा। टॉपिक्स यानी कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हम दैनिक जीवन में इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं को जनरली देखते हैं और उसको हम क्लासिफाइड करते करते उदारवाद या अन्य प्रकार के विचारधाराओं से जोड़ सकते हैं। वर्तमान समय में जो दुनिया में चल रहा है, वर्तमान समय में जो विश्व में चल रहा है, उससे भी इसको लिंक कर सकते हैं। तो यही कोशिश, यही प्रयास हम लोग करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ये पढ़ने के बाद में ढंग से समझ में आएगा। देखिए भाई, उदारवाद, एक सामान्य बात हम लोग शुरू करते हैं। व्यक्ति बंदिशों में रहने की बजाय व्यक्ति किस परिस्थिति में रहना पसंद करता है जिसमें उसको कार्य करने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। और अगर हम इतिहास में जाएं तो 17वीं शताब्दी के यूरोप में, 17वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण और प्रबोधन जैसे घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आपने नाम सुना होगा, एक शब्द आता है पुनर्जागरण और एक आता है प्रबोधन। ये जो पुनर्जागरण और प्रबोधन से संबंधित घटनाएं थी, इसने 17वीं शताब्दी के यूरोप में
एक नया ही चिंतन प्रणाली को जन्म दिया, एक नई चिंतन प्रणाली को जन्म दिया। और यूरोप के समाज में, यूरोपीय लोगों के रहन सहन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए और मुख्य रूप से ये परिवर्तन हमको इंग्लैंड में देखने को मिले, जो कि धीरे धीरे पूरे यूरोप के अंदर फैल गए। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले? सबसे पहला परिवर्तन हमें स्वतंत्र चिंतन देखने को मिला। स्वतंत्र चिंतन का मतलब विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर अपना एक स्वतंत्र रूप से विचार डेवलप करना, उसको बोलते हैं स्वतंत्र चिंतन। यह स्वतंत्र चिंतन देन किसकी थी? पुनर्जागरण और प्रबोधन की। तो इन स्वतंत्र विचारों को बल मिलना शुरू हुआ और लोग सोचने लगे, और जब व्यक्ति सोचता है तो धीरे धीरे उसके द्वारा आविष्कार होते हैं। और इसी का दूसरा पहलू हमें देखने को मिला, वैज्ञानिक आविष्कार। ये वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक आविष्कार ना सिर्फ बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए, बल्कि इसने यूरोप के समाज में भी परिवर्तन किया और यूरोप के औद्योगिक प्रणाली के अंदर भी परिवर्तन किया। वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक प्रणाली को आसान बनाया, उद्योग लगने ब्रिटेन के अंदर शुरू हुए और वैज्ञानिकता ने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया। और जब भी व्यक्ति स्वतंत्र चिंतक बनता है, सोचता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति की गरिमा को भी बल मिलता है। व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक आविष्कार, ये वो बैकग्राउंड है, ये वो पृष्ठभूमि है जो हमको उदारवाद की विचारधारा से पहले देखने को मिलती है। धीरे धीरे उदारवाद का एक सीन, उदारवाद का एक पारिस्थितिकी तंत्र तत्कालीन यूरोप के अंदर बनने लगा। ये वो बैकग्राउंड है। स्वतंत्र चिंतन ने क्या किया? व्यक्ति को सोचने पर मजबूर किया, और जब उसने सोचा तो उसने पाया कि ये जो चर्च का आधिपत्य है, ये जो जिसको आप कह सकते हैं कैथोलिक चर्च का आधिपत्य है, ये सिर्फ हमारे धार्मिक क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए, राजनीति और अन्य क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार क्षेत्र राजनीति और अन्य क्षेत्रों तक नहीं जाना चाहिए। मनुष्य की बुद्धि अधिक तार्किक हुई। चौथे चीज जिसको आप बोलते हैं तार्किकता, और ये तार्किकता केवल वैज्ञानिक क्षेत्रों में ही नहीं थी, ये तार्किकता जीवन के हर क्षेत्र में थी। और इस हर क्षेत्र ने व्यक्ति को स्वतंत्र होकर सोचने के लिए मजबूर किया, और यहीं से स्वतंत्रता, इस प्रकार के विचारों का उद्भव होना शुरू हुआ। याद रखना, इस प्रकार के विचार जहां होते हैं, वो जगह कौन सी होती है, वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र होता है? जनरली वो होते हैं शहर। और शहरीकरण की प्रवृत्ति जो थी वो भी यूरोप में बढ़ी। कैसे? वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्या किया? वैज्ञानिक आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को बल दिया। वैज्ञानिक आविष्कारों के दम पर, स्वतंत्र चिंतन और वैज्ञानिक आविष्कारों के दम पर ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, जैसा कि आप जानते हैं। और इस औद्योगिक क्रांति का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन के अंदर शहरीकरण डेवलप हुआ, और यही पूरे यूरोप के अंदर फैलता गया। ठीक है, इससे क्या हुआ? शहरीकरण। मैं कह सकता हूं कि नहीं कि स्वतंत्र विचारों ने शहरीकरण को बल दिया, और शहरीकरण ने फिर से स्वतंत्र विचारों को बल दिया। कैसे? आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से अगर आप छोटे शहर में जाओगे, और उससे भी छोटे कस्बे में जा सकते हो और गांव में भी जा सकते हो। जब आप दिल्ली में रहते हो तो आपको अपने जीवन में कम बंदिशें दिखाई देती कि नहीं देती है? आप दिल्ली के अंदर तुलनात्मक रूप से, गांव की तुलना के रूप में अगर हम दिल्ली से करें, तो दिल्ली में आप अपने आप को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि कोई किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता या कम करता है। जहां आपको जीवन में हस्तक्षेप कम मिलेगा, वहां आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करोगे कि नहीं करोगे? तो शहरों के अंदर किसी दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप ना करना, इस पर बल दिया गया। और जैसे जैसे शहरीकरण का विकास होगा, वैसे वैसे ही एक ऐसी विचार प्रणाली का विकास होगा जो ये मानता है कि व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है और व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, व्यक्ति की गरिमा सब कुछ हो, व्यक्ति प्रमुख है, व्यक्ति प्रमुख है। और एक और बात, इस औद्योगिक क्रांति ने माना कि अगर किसी देश के अंदर औद्योगिक विकास चाहिए तो हमें उस देश के अंदर पूंजी का निवेश करना पड़ेगा,
और अगर पूंजी का निवेश करना है तो पूंजीपति होना चाहिए, अर्थात जिसके पास में, पूंजीपति का अर्थ हुआ जिसके पास में निवेश करने के लिए पूंजी हो, पूंजी ही नहीं हो, उसके पास ऐसा विजन भी हो, ऐसी सोच भी हो जो देश के अंदर उद्योगों का विकास कर सके। तो याद रखिएगा, आर्थिक रूप से भी समाज के अंदर परिवर्तन होने लगा। जो कृषि समाज था, कृषिगत समाज था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, वो कृषिगत समाज धीरे धीरे औद्योगिक समाज के अंदर बदलने लगा और जो पूंजीपति था उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। और जब ये पूंजीपति की वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की गरिमा पर बल देगा कि नहीं देगा। ठीक है, ये पूंजीपति कौन है? ये पूंजीपति कोई व्यक्ति है। और अगर ये स्थिति बनेगी कि देश का विकास कोई राजा नहीं कर रहा है, देश का विकास कोई संस्था नहीं कर रही है, बल्कि देश का विकास व्यक्तियों के हाथ में है। वो व्यक्ति जिनके पास पूंजी है वो पूंजी लगाए, उद्योग का विकास करे, उद्योगों का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए गरिमापूर्ण तरीके से इसकी स्थापना हुई कि नहीं हुई कि पूंजीपति गरिमापूर्ण व्यक्ति है, उसका महत्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये वो बैकग्राउंड था, ये वो पृष्ठभूमि थी जिससे 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में और मुख्य रूप से इंग्लैंड में उदारवाद नामक विचारधारा का जन्म हुआ। और अब देखते हैं कि ये उदारवाद नामक विचारधारा कहती क्या है। अब देखते हैं कि ये उदारवाद नामक विचारधारा कहती क्या है। उदारवाद नामक विचारधारा एक राजनीतिक दर्शन भी है और एक नैतिक दर्शन भी है। उदारवाद राजनीति के रूप से और नैतिक रूप से, राजनीतिक दर्शन भी ये है और एक नैतिक दर्शन भी है, जो किस पर बल देता है? जैसा कि हमने अब तक बताया, जो स्वतंत्रता पर बल देता है, जो शासित की सहमति पर बल देता है। शासित का मतलब जिस पर शासन किया जा रहा है। अगर कोई शासन कर रहा है नागरिकों पर, तो नागरिकों की सहमति होनी चाहिए। शासन करने वाला राजा, उसकी सहमति नहीं होनी चाहिए। राजा और नागरिक में से प्रमुख कौन है? नागरिक। सरकार और नागरिक में से प्रमुख कौन है? नागरिक। ये किसकी सहमति पर बल देता है? शासित की सहमति पर बल देता है। यह कानून के समक्ष समानता पर आधारित है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति की गरिमा को ऊपर उठाने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। ये उदारवाद की विचारधारा स्थापित करने का प्रयत्न करती है। उदारवाद आमतौर पर कहता है कि सीमित सरकार होनी चाहिए। क्या अर्थ होता है सीमित सरकार का? अगर सरकार का दायरा बढ़ेगा, समझ लीजिए ये सरकार है और ये देश के नागरिक हैं। याद रखिए, जिस देश में सरकार का दायरा ज्यादा होता है उस देश में लोकतंत्र होता है क्या? नहीं। सरकार का दायरा सीमित होना चाहिए और नागरिकों के अधिकार अधिक होने चाहिए, सरकार के कर्तव्य होने चाहिए। कर्तव्य किसके? सरकार के। और नागरिकों के पास क्या होना चाहिए? अधिकार। समझ गए? सीमित सरकार का मतलब सरकार को शक्ति मिलेगी, क्योंकि देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था चलानी है तो सरकार को शक्ति चाहिए, लेकिन सरकार की शक्ति असीमित नहीं होनी चाहिए। सरकार की शक्तियों पर कोई ना कोई प्रतिबंध होना चाहिए। इसी को संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद का मतलब क्या हुआ? सरकार की शक्तियों पर सीमा होनी चाहिए। सरकार की शक्तियों की सीमा आवश्यक है। यह उदारवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उदारवाद व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देता है। उदारवाद क्या बोलता है? व्यक्तिगत अधिकार। क्लियर है? समुदाय के अधिकार तो है ही, व्यक्ति का भी अधिकार है, और ये अधिकार नागरिक अधिकार भी हैं और मानव अधिकार भी हैं। नागरिक होने के नाते संविधान जो अधिकार देगा वो तो हमारे है ही, प्लस मानव होने के नाते भी अधिकार है और उन अधिकारों को भी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ऐसा उदारवाद कहता है। आर्थिक रूप से ये क्या कहता है? पूंजीवाद मुक्त बाजार को बढ़ावा देने की बात करता है, अर्थात सरकार का उत्पादन गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप हो या ना हो। सरकार उत्पादन गतिविधियां निजी लोगों के हाथ में सौंप दे। पूंजीपति प्रमुख है। आर्थिक रूप से क्या स्थापित करता है कि पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट ही प्रमुख है,
क्योंकि वो पूंजी लगाता है और पूंजी ही उद्योगों का विकास करती है। अगर पूंजी होगी तो भूमि आ जाएगी, मशीनें आ जाएगी, श्रम भी आ जाएगा, तनख्वाह कौन देगा? पूंजीपति। तो पूंजीपति महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं हो गया? तो उदारवाद ये स्थापित करता है, ये लोकतंत्र स्थापित करता है, ये धर्मनिरपेक्षता स्थापित करता है, ये जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता स्थापित करता है, महिला पुरुष का भेदभाव भी नहीं, जो भी है वो व्यक्ति है। नस्लीय समानता, हर नस्ल समान है, और साथ साथ में ये मानता है कि व्यक्ति का अंतरराष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों के साथ में संबंध होना चाहिए, आना जाना होना चाहिए, आयात निर्यात होना चाहिए, खुला बाजार होना चाहिए। आर्थिक रूप से ये खुली अर्थव्यवस्था का समर्थक है। मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रबोधन काल था, एज ऑफ एनलाइटमेंट थी, उसके बाद से यह विचार पश्चिम के अंदर लोकप्रिय हुआ और दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों के बीच में विचार जो था वो लोकप्रिय हुआ। इस विचार ने वंशानुगत विशेषाधिकारों को समाप्त किया। कहा, लोकतंत्र को स्थापित करो, वंशानुगत विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं चलेगा, जनता नागरिक स्वयं अपना शासक चुनेगा, शासित की सहमति। राज्य का धर्म, पूर्ण राजतंत्र, राजाओं के दिव्य अधिकारों जैसे पारंपरिक रूढ़िवादी मापदंडों को समाप्त किया और कहा कि उनको रूपांतरित करो, उनको बदलो। किसी का विशेष अधिकार नहीं होगा, ना तो राजा कोई ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो शासित ने अपना शासक चुना है ताकि देश की कानून व्यवस्थाएं स्थापित हो सके। उदारवादियों ने व्यापारिक नीतियों को आसान बनाना, जितनी आसान व्यापारिक नीति होगी उतना ही ज्यादा व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, ऐसा उदारवादियों का मानना था। इन्होंने माना कि शाही एकाधिकार नहीं होने चाहिए और अगर व्यापार में किसी प्रकार की बाधा है तो उसको समाप्त करना चाहिए। उदारवाद बोलता है, जियो और जीने दो, मैं अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करूं और अपनी क्षमता के अनुसार ही लाभ उठा लूं। समझ गए? मेरी आवश्यकता चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरी क्षमताएं अधिक है तो मैं अधिक से अधिक लाभ उठा पाऊं। ये उदारवाद की मुख्य आधारभूत आर्थिक मान्यता है। उदारवाद की जो मान्यताएं हैं, अगर हम उनको ब्रीफ में समझें तो वो क्या है उसको समझते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए भाई, इसके अंदर क्या है, उदारवाद की विभिन्न मान्यताओं में से हमारी उदारवाद की पहली मान्यता क्या है? व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति तार्किक है। हर व्यक्ति समझदार है। किसी व्यक्ति को यह मत कहो कि शासक ज्यादा समझदार है, नहीं। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति तार्किक है, सबके पास तर्क बुद्धि है, सबके पास बुद्धि है। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझ से व्यक्ति अपने विषय में प्रत्येक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और सक्षम है। व्यक्ति स्वतंत्र भी है और तार्किक भी है, विवेकशील भी है, वो सक्षम है कि अपने भले बुरे का निर्णय स्वयं ले सके। सरकार व्यक्तियों के समझौते और सहमति पर आधारित है। इसने माना, इस मान्यता ने माना कि जो सरकार बनी है वो व्यक्तियों ने समझौता करके बनाई है, कुछ उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए। सरकार व्यक्ति पर भारी नहीं है, बल्कि व्यक्तियों ने सरकार बनाई है। ये व्यक्तियों के समझौते पर बनी है, समझौते से बनी है, व्यक्तियों के लिए कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी है और व्यक्तियों की सहमति पर यह आधारित है। जब तक हम सहमत होंगे तब तक कोई सरकार रहेगी और जब तक हम सहमत नहीं होंगे सरकार नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं लोकतंत्र के बीज आपको उदारवाद में दिखाई देते कि नहीं देते हैं। लोकतंत्र का आधारभूत तत्व जो कहता है कि एक देश में शासक तब तक शासक है जब तक जनता उसे चाहती है, उसी प्रकार से उदारवाद क्या बोलता है? जनता यानी कि व्यक्तियों की सहमति जब तक होगी तब तक ही सरकार रहेगी, उसी पर वो आधारित है। और सरकार व्यक्तियों के समझौते से बनी है, गवर्नमेंट जो है वो एग्रीमेंट से बनी है। किसी को शासन करने का वंशानुगत अधिकार नहीं है, व्यक्ति जिसे चाहेंगे उसे चुनेंगे। ये है लोकतंत्र। और लोकतंत्रात्मक उदार की जो धारणा है वो किससे जुड़ी हुई है? उदारवाद से जुड़ी हुई है।
संवैधानिक शासन होना चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए। शासन कैसे हो? संविधान के अनुरूप हो। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा होगा? संविधान। और संविधान के आधार पर जो विधि बनेगी उस विधि का शासन होगा। मैं भी उस विधि को मानूंगा, तुम भी उस विधि को मानो, और शासक भी उस विधि के अंतर्गत ही है। संवैधानिक शासन का मतलब क्या हुआ? विधि से बाहर कोई नहीं है, विधियेतर कोई नहीं है, विधि से बाहर कोई नहीं, कानून से बाहर कोई नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। इसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक शासन। बहुत बार लोग कंफ्यूज होते हैं, संवैधानिक शासन का मतलब क्या हुआ? ऐसा संविधान जो सरकार के क्रियाकलापों को सीमित करता है उसको बोलते हैं संवैधानिक शासन। असीमित रूप से तानाशाह भी बना सकते हैं संविधान, लेकिन उसको आप संवैधानिक शासन नहीं कहोगे। एक मान्यता ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी देखिए, चयन की स्वतंत्रता, जिसमें सरकार का चयन भी शामिल है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने भले बुरे का चयन कर ले। व्यक्ति के पास ये स्वतंत्रता है कि वो अपने भले बुरे का चयन कर ले, चाहे समाज के किसी भी आयाम में आप देखें। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से विवाह करना चाहिए तो ये मेरी चयन की स्वतंत्रता है। परंपराओं और रूढ़ियों में मुझे मत बांधो। व्यक्ति समझदार है, व्यक्ति विवेकशील है, अपने भले बुरे को बेहतर समझता है। अगर मुझे लगता है कि मुझे शाकाहारी होना चाहिए तो मैं शाकाहारी होऊंगा, अगर मुझे लगता है कि मैं मांसाहार खाना चाहिए तो मैं मांसाहारी होऊंगा। चयन की स्वतंत्रता। मुझे इस बात का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं कौन सा व्यवसाय अपनाऊं। मुझे इस बात की चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं किन विषयों का अध्ययन करूं। मुझे इस बात के चयन की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं वैकल्पिक विषय के रूप में क्या चुनूं। आप लोग कर रहे हैं। आप में से कई लोगों का वैकल्पिक विषय कुछ और है, कुछ और है। परीक्षा प्रणाली में जो चयन की स्वतंत्रता आपको दी गई है सीमित रूप से यूपीएससी के अंदर, वो क्या है? आपको समझदार मानते हुए दी गई है। तो चयन का मतलब व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से चयन करने में सक्षम भी है और उसको यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इस स्वतंत्रता के अंदर सरकार का चयन भी शामिल है। यानी कि चयन किस आयाम पर करना है? राजनीतिक चयन करने के लिए भी व्यक्ति सक्षम है और उसको यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आर्थिक चयन करने के लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है, उसको यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सामाजिक चयन करने के लिए भी व्यक्ति स्वतंत्र है और उसको यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये उदारवाद कहता है व्यक्ति स्वतंत्र है। अगर आपसे कोई पूछा जाए उदारवाद किस पर सबसे ज्यादा बल देता है, तो वो किस पर बल देता है? वो बल देता है स्वतंत्रता पर। उदारवाद सबसे ज्यादा बल किस पर देता है? उदारवाद सबसे ज्यादा बल देता है स्वतंत्रता पर। तो अगर कोई आपसे कहे कि अमुक व्यक्ति स्वतंत्रता का झंडा लेकर आगे बढ़ रहा है, ये हर क्षेत्र में स्वतंत्रता चाहता है, तो आप कहेंगे कि ये उदारवादी है। ग्रुप पकड़ लेना सीख लीजिए। आप क्या कहेंगे? कि ये उदारवादी है। उदारवादी कहते हैं कि स्वतंत्रता अवसर की भी होनी चाहिए, सामाजिक न्याय भी होना चाहिए और सहिष्णुता भी उदारवादियों का एक प्रमुख गुण है। तो इस प्रकार से उदारवाद अपनी प्रमुख मान्यताओं को, ऐसे उदारवाद की मान्यताएं सामने आती है। ये वो मान्यताएं हैं जो उदारवाद की मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं को आप क्या बोलोगे? ये उदारवाद की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। उदारवाद की पृष्ठभूमि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण, प्रबोधन। उदारवाद में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसने उदारवाद को और समृद्ध बनाया। व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता पर बल, लोकतंत्र पर बल, चयन की स्वतंत्रता, मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य स्वतंत्र है। इस प्रकार के विचारों की स्थापना करने के लिए जो विचारधारा आगे बढ़ रही है उस विचारधारा को हम उदारवादी विचारधारा कहते हैं। इनके प्रकार अलग अलग हैं, समय के साथ साथ इनके अंदर बदलाव भी हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इन विचारों के, जिसको कह सकते हैं कि इन विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ऐसे व्यक्ति उदारवादी कहलाते हैं। और विचारधारा के स्तर पर यह विचारधारा उदारवादी विचारधारा कहलाती है। अब उदारवादी विचारधारा के अंदर हम जब देखते हैं तो जो प्रारंभिक उदारवादी थे, अगर हम उदारवाद का वर्गीकरण करें तो इस वर्गीकरण में सबसे पहले हमारे पास में आते हैं वो है क्लासिकल उदारवादी, जिसको आप बोलते हैं क्लासिकल उदारवादी।
या सबसे पहले जो उदारवाद की धारणा डेवलप हुई वो क्या है? क्लासिकल उदारवाद। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लासिकल उदारवादियों का कि किसे हम क्लासिकल उदारवादी कहते हैं, क्लासिकल उदारवादी कौन होते हैं, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। इसको कई बार शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। शास्त्रीय का मतलब पुराने उदारवादी, सबसे पुराने। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लासिकल उदारवादी कौन है? शास्त्रीय उदारवादी या क्लासिकल उदारवादी व्यक्ति व राज्य के संबंधों में किसको प्राथमिकता देते हैं? व्यक्ति को। मैं कह सकता हूं कि नहीं कि ये वो उदारवादी है जो राज्य या सरकार में से, राज्य सरकार, राज्य जिसको आप कहते हो या सरकार कहते हो, और दूसरा कौन है? नागरिक। तो नागरिक और राज्य में से कौन प्राथमिक है? नागरिक और राज्य में से कौन महत्वपूर्ण है? ये नागरिक को महत्वपूर्ण मानते हैं, ये महत्व देते हैं कि नागरिक ज्यादा महत्व वाला है ना कि राज्य। इनके अनुसार समाज एक कृत्रिम संस्था है और राज्य भी एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों के लिए किया है। बहुत अच्छे से समझिएगा, समाज हमने बनाया है, समाज ने हमें नहीं बनाया, ऐसा उदारवाद बोलता है। शास्त्रीय उदारवाद क्या बोलता है? हमने समाज बनाया है अपने हितों को पूरा करने के लिए। हमें जब असुरक्षा महसूस हुई तो हमने उसी समाज का एक्सटेंशन राज्य के रूप में कर दिया। तो ये कृत्रिम संस्था है, ये पहले से बनी हुई नहीं है। हम समाज में पैदा नहीं हुए बल्कि समाज को हमने पैदा किया है। बेंथम जो कि एक उदारवादी है, उसने यहां तक कहा है कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। आपके पास आती है इस तरह की कोटेशन, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है। कई सारे व्यक्ति आपस में मिल गए, व्यक्ति नंबर 1 प्लस व्यक्ति नंबर 2 प्लस व्यक्ति नंबर 3, इस तरह के कई सारे व्यक्ति मिल गए, 4 व्यक्ति मिल गए, चारों व्यक्तियों से समाज बन गया। तो महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्ति है ना, जिसने समाज का निर्माण किया। समाज ने व्यक्ति को नहीं बनाया बल्कि व्यक्ति ने समाज को बनाया है। अतः व्यक्तियों से पृथक समाज का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए शास्त्रीय उदारवादियों का मानना है कि समाज अणुवादी है। अणु का मतलब क्या हुआ? यह प्रतीत होता है शास्त्रीय उदारवादियों में राज्य और आर्थिक गतिविधियों के मध्य अलगाव भी किया गया। शास्त्रीय उदारवादी क्या बोलते हैं? शास्त्रीय उदारवादी कहते हैं ये राज्य है और ये आर्थिक गतिविधियां है। राज्य है और आर्थिक गतिविधियां है। इन उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक गतिविधियां व्यापारियों का काम है। ये काम व्यापारी के हाथ में होना चाहिए, ना कि राज्य के। राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसी को कई बार बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति, लेजर फेयर। इसी को कई बार क्या बोलते हैं? अहस्तक्षेप की नीति या लेजर फेयर। लेजर फेयर का मतलब किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करो। जैसा कि एडम स्मिथ, आर्थिक रूप से एडम स्मिथ ने जो कहा था, उदारवादी उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं राज्य का काम आर्थिक गतिविधियां करना नहीं है। आर्थिक गतिविधि कौन करेगा? व्यापारी करेगा। उत्पादन कौन करेगा? व्यापारी करेगा। बिक्री कौन करेगा? व्यापारी करेगा। उत्पादन के साधन कौन जुटाएगा? पूंजी कौन जुटाएगा? राज्य नहीं जुटाएगा, पूंजीपति जुटाएगा। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होगा? पूंजीपति का होगा। वितरण कौन करेगा? पूंजीपति करेगा। तनख्वाह कौन देगा? राज्य नहीं देगा, पूंजीपति देगा। प्रॉफिट कौन कमाएगा? पूंजीपति कमाएगा। तो क्या कहा इन लोगों ने? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने कहा शास्त्रीय उदारवादियों ने राज्य और आर्थिक गतिविधियों में अलगाव किया। अलगाव का मतलब वे अलग अलग हैं। इनके अनुसार राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? बाजार का नियंत्रण होना चाहिए। आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? यह नियंत्रण बाजार का होना चाहिए। बाजार का सिंपल सा मतलब क्या है? जहां वस्तु खरीदी और बेची जाती है। खरीदने वाला क्रेता, बेचने वाला विक्रेता, है ना? ये कौन है? जो परचेस कर रहा है। ये कौन है? जो बेच रहा है। तो बेचने वाला कीमतें तय करेगा और खरीदने वाला मांग बनाएगा।
इसकी मांग है कोई वस्तु खरीदने की, ये एक निश्चित कीमत पर बेचना चाह रहा है, ये बाजार है, इसमें सरकार कहां आएगी। सरकार की भूमिका अदृश्य हाथ के रूप में होनी चाहिए। अदृश्य का मतलब क्या हुआ, सरकार सक्रिय रूप से यहां पर अपना भूमिका ना निभाए, ना तो सरकार मांग को प्रभावित करे, ना सरकार कीमत को प्रभावित करे। सरकार केवल बाजार को सिर्फ नियमों से संचालित करे। सरकार बाजार को नियमों से संचालित करे, बस इतना ही काफी है। तो आप समझ पा रहे हैं सामाजिक रूप से उदारवादियों ने क्या माना, समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, समाज व्यक्तियों से मिलकर बना है, समाज का निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों को पूरा करने के लिए किया है, समाज सिर्फ व्यक्तियों का योग है, इसके अलावा कुछ नहीं। आर्थिक रूप से उदारवादियों ने क्या कहा, आर्थिक रूप से उदारवादियों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थव्यवस्था बाजार के अधीन होनी चाहिए। बाजार में खरीदने वाले के पास मांग होती है, बेचने वाले के पास में कीमत होती है। मांग और कीमत बाजार तय करेगा, बाजार की शक्तियां तय करेगी। बाजार की शक्तियों का मतलब क्या हुआ, डिमांड और सप्लाई। सप्लाई कौन कर रहा है, आपूर्ति कौन कर रहा है, विक्रेता, और जो खरीद रहा है वो डिमांड। डिमांड एंड सप्लाई, सरकार क्या करेगी, कुछ नहीं। और अगर सरकार कर रही है तो सरकार स्वतंत्रता में बाधा बन रही है। कौन सी स्वतंत्रता में, आर्थिक स्वतंत्रता में। अगर सरकार कर रही है तो सरकार स्वतंत्रता में बाधा बन रही है, और कौन सी स्वतंत्रता में, आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा बन रही है। ऐसा किसने कहा, शास्त्रीय उदारवादियों ने, क्लासिकल उदारवादियों ने। क्लासिकल उदारवादियों का क्या कहना है, ये व्यक्ति की गरिमा पर बल देते हैं, व्यक्ति की तार्किकता पर बल देते हैं, व्यक्ति को विवेकशील मानते हैं, और सबसे बढ़कर ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं। स्वतंत्रता से निकलता है चयन की स्वतंत्रता, जिसमें सरकार का चयन भी शामिल है। व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वतंत्र है, समाज के बंधनों से मुक्त व्यक्ति। व्यक्ति आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से सरकार उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाए। बाजार को, जो बाजार है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, आर्थिक गतिविधियों को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दे, अर्थात मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। डिमांड करने वाला देख लेगा उसको ये चीज खरीदनी कि नहीं खरीदनी है, बेचने वाला देख लेगा उसको कोई चीज खरीदनी कि नहीं खरीदनी। सरकार की भूमिका सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि सरकार केवल और केवल ये ध्यान रखे कि नियमों के अंतर्गत काम होना चाहिए, और नियम नियम होने चाहिए, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। नियम सरल होने चाहिए, नियम जटिल नहीं होने चाहिए। नियम इस बाजार को उठाने के लिए होने चाहिए, ना कि बाजार को रोकने के लिए। ऐसा उदारवादी कहते हैं। उदारवादियों की एक और मान्यता है, और वो क्या है, देखिए उदारवादी क्या बोलते हैं, सभी व्यक्तियों को खुला छोड़ देने से समूचे समाज का भला हो जाएगा। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, जितनी भी हलचल मचनी है मच जाने दो। समझ रहे, तो सभी व्यक्तियों का भला किससे होगा, जब व्यक्तियों को खुला, खुले का मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। बेंथम जो कि एक उदारवादी है, इसने उदारवाद को उपयोगितावाद के नाम से आगे बढ़ाया। बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का मूल उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना है, इसलिए वही शासन प्रणाली और राज्य बेहतर है जो अधिक से अधिक सुख प्रदान कर सके। बेंथम ने उदारवाद की व्याख्या नए आधारों पर की, इसलिए उनको आमूल दार्शनिक भी कहा जाता है। तो बेंथम एक प्रकार का उदारवादी है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। इसने क्या माना, राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसने क्या माना, राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसने नकारात्मक पुलिस या प्रहरी राज्य का समर्थन किया। प्रहरी का मतलब सरकार का काम है हमारी देखरेख करना, नाइट वॉचमैन के रूप में काम करना। सरकार हम में हस्तक्षेप ना करे, हमें स्वतंत्र रहने दे। सरकार अपने इस कर्तव्य को निभाए कि वो हमारी और हमारी संपत्ति की सुरक्षा करे। और उसने प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना दी, जो हम समय के साथ साथ पढ़ेंगे। तो अगर हम ये देखना चाहें कि उदारवाद की जो शास्त्रीय विचारधारा है, अगर हम ये देखना चाहें कि उदारवाद की जो शास्त्रीय विचारधारा है वो क्या है,
और अगर हम ये देखना चाहें कि उदारवाद की सामान्य मान्यताएं क्या है, तो उदारवाद की सामान्य मान्यताएं ये है, एक सेकंड, अगर हम ब्रीफ में इसको देखना चाहें कि उदारवाद की सामान्य मान्यताएं क्या है, तो हमारे सामने उदारवाद की सामान्य मान्यताएं आ रही है, और वो ये है कि उदारवाद ये कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति तार्किक है। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और व्यक्ति तार्किक है। उदारवाद कहता है कि सरकार समझौते से बनी है और सरकार सहमति पर आधारित है। उदारवाद कहता है कि शासन संवैधानिक होना चाहिए और विधि का शासन होना चाहिए। उदारवाद चयन की स्वतंत्रता पर बल देता है और मनुष्य को तार्किक मानता है, बुद्धिमान मानता है। उदारवाद अवसर की समानता पर बल देता है। उदारवाद कहता है सबको समान अवसर हो, यही समानता है। समानता राज्य आरोपित ना करे, सबको समान अवसर दे दो, समानता मिल जाएगी। सामाजिक न्याय और सहिष्णुता पर भी उदारवाद बल देता है। और जो शास्त्रीय उदारवाद है जिसका प्रतिपादन जॉन लॉक ने किया, बेंथम ने उसी को आगे बढ़ाया, तो समझिए वो शास्त्रीय उदारवाद समाज के बारे में क्या कहता है, शास्त्रीय उदारवाद राजनीति के बारे में क्या कहता है, राजनीतिक व्यू क्या है, और शास्त्रीय उदारवाद का आर्थिक व्यू क्या है या आर्थिक विचार क्या है। शास्त्रीय उदारवाद समाज के लिए कहता है कि ये व्यक्तियों का योग है। ये क्या है? व्यक्तियों का योग है जिससे समाज बना है। राजनीतिक रूप से ये कहता है चयन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लोकतंत्र जो है उसका मूल यहां दिखाई देता है। और ये राज्य के लिए कहता है ये प्रहरी राज्य है। लॉक ने क्या कहा? राज्य आवश्यक बुराई है। आवश्यक का मतलब बनाना जरूरी है पर बुराई है। ये कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करता है, लेकिन इसका काम होना चाहिए प्रहरी। प्रहरी का मतलब देखरेख करना, जैसे कोई वॉचमैन देखरेख करता है उस प्रकार की देखरेख करना। और तीसरा आर्थिक रूप से ये क्या बोलता है? राज्य का हस्तक्षेप आर्थिक गतिविधियों में नहीं होना चाहिए। अहस्तक्षेप की नीति जिसको एडम स्मिथ ने आगे बढ़ाया था। तो मुझे उम्मीद है कि शास्त्रीय उदारवाद की पृष्ठभूमि, हमारी शुरुआत हुई थी उदारवाद की पृष्ठभूमि से। हमने बात की कि उदारवाद की मान्यताएं क्या है और उदारवाद का जो प्रारंभिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो है शास्त्रीय उदारवाद। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मलुका आईएएस के जो नंबर्स आपकी वीडियो में चल रहे हैं वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। PSIR यानी कि जो एक पॉपुलर नाम है वो सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से। 4 से 4.5 महीने का ये कोर्स होगा। जल्दी ही इसका वैकल्पिक विषय का पूरा कार्यक्रम आपके सामने होगा। इस तरह के और भी वीडियोस जो है वो मैं समय समय पर डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।